हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस। मेरा नाम है कार्तिक और जनरल अवेयरनेस के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। ये सेशन सभी DSSB एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा और एक ये नई पहल है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, जिसमें बहुत शॉर्ट में बहुत जल्दी में एक वीडियो निकल जाएगी और आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट आप लोगों तक प्रोवाइड करवाया जाएगा। इस वीडियो के एंड में आप लोगों का काम यही होगा कि आप इस तरीके की शॉर्ट वीडियोस चाहते हैं जिसमें आप चलते फिरते कभी भी अपना उठ के देख सके कि 10 क्वेश्चन जो पूछे गए थे DSSB में वो पढ़ सके, तैयारी कर सके उनकी, या फिर आप एक लॉन्गर मैराथन वीडियोस ही चाहते हैं जिसमें 100, 500, 1000 क्वेश्चन डिस्कस करे जाए एक बार में। मेरा मानना है कि एक बार शॉर्टर वर्जन को भी ट्राई कर लेना चाहिए, क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड देखा जा रहा है वीडियोज़ के थ्रू में देखें तो जितनी ज़्यादा शॉर्ट वीडियोस उसका उतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे माइंड पर, तो उसका उतना ही ज़्यादा असर दिखेगा हमारी चीज़ें रिटेन करने पर। वहीं अगर हम बात करेंगे एक टाइम पे ही 4-5 घंटे की 500-600 क्वेश्चंस की हम वीडियो लाएं, तो उसमें आप लोग जो रिटेंशन पावर है उसमें आप लोगों की कम होगी और रिटेन कम कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा एक ट्राई है, इस वीडियो के एंड में ज़रूर आप कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए स्टार्ट करेंगे फटाफट पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग रेन ऑफ विच वॉइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया द चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस। चौरी चौरा इंसिडेंट सभी को पता है कि भाई क्या हुआ था। जो पुलिस स्टेशन था वहां पे आग लगा दी थी। तो हुआ क्या था भाई, चौरी चौरा इंसिडेंट किसके, यहाँ पे क्वेश्चन है किस वॉइस रॉय में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वॉइस रॉयज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है और इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, इसको आगे भी हम डिस्कस करा करेंगे। तो ये थे लॉर्ड रीडिंग, उस टाइम पे कब हुआ था ये आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। 1922 में हुआ था, 4 और 5 की रात, यानी कि हम 4 फरवरी 1922 की बात है ये, जब चौरी चौरा में ये इंसिडेंट हुआ था। असहयोग आंदोलन जो कि गांधी जी के जो बोला था उसके ऊपर पूरे देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। चौरी चौरा हुआ, इंसिडेंट हुआ, जेल में मतलब जो पुलिस स्टेशन था आग वगैरह लगा दी गई, तो ये वायलेंस हो गया और गांधी जी नॉन वायलेंस थे, तो उन्होंने इस इंसिडेंट के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विदड्रॉ कर लिया था। तो ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था चौरी चौरा का। ठीक है, तो प्रेजेंट गवर्नमेंट इस इंसिडेंट को हर साल मनाती भी है, याद भी करती है 4 फेब को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम ये सेल में होता है, कोशिकाओं में होते हैं। ये क्या होता है एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम? एक अपने सेल का सबसे बड़ी ऑर्गेनली होती है एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम जिसे कहते हैं। एक सेल है उसकी सबसे बड़ी ऑर्गेनली यानी कि सबसे बड़ा पार्ट एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम, जिसको ER भी कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और इसका काम होता है जो प्रोटीन है हमारा उसको सिंथेसाइज करना, उसका ट्रांसपोर्टेशन करना, उसको सिंपलर फॉर्म्स में तोड़ना, उसका मॉडिफिकेशन करना। तो यानी कि अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन को तोड़ना, उसको सिंपलर फॉर्म में बदलना, उसका मॉडिफिकेशन करना और अलग अलग पार्ट ऑफ द सेल में उसे पहुंचाना, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करना, ये काम है ER एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम का। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद अटलांटिक ओशन। आप लोगों को पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो ओशन है उस लिस्ट में सेकंड नंबर पे आता है, सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन है, सेकंड है अटलांटिक ओशन। ठीक है, फर्स्ट पे क्या है? फर्स्ट इज पैसिफिक, और पैसिफिक का आधा मतलब लगभग आधे से थोड़ा सा ही ज्यादा क्या है? अटलांटिक ओशन है। ठीक है, और अटलांटिक ओशन दुनिया भर का 20% है, यानी कि अर्थ का जो है ना हिस्सा, अर्थ का जो टोटल सरफेस है उसका 20% हिस्सा अटलांटिक ओशन में है। अगर इसकी फ्रैक्शन में बात करें तो सभी को पता है कि कितनी होगी, 1/5 होगी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन सा है? पैसिफिक ओशन है भाई, ये तो इस अटलांटिक से डबल से भी ज्यादा, लगभग डबल है, क्योंकि इसके हाफ से थोड़ा सा ही ज्यादा अटलांटिक ओशन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ABC स्कीम एक लॉन्च करी गई थी जुलाई 2021 में। एक बहुत ही अच्छी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये जुलाई 2021 में ABC स्कीम किसने? UGC ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ये लॉन्च करी थी। ABC स्कीम का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है। इसमें बोला गया कि भाई ये जो क्रेडिट ट्रांसफर मैकेनिज्म था ना वो ABC के तहत होता था। अब ये ABC क्या है? ये है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये क्या है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इस स्कीम के तहत क्या चीज थी भाई, अगर मान लीजिए आप कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई डिग्री कर रहे हैं और आप
पढ़ते हुए दौरान उस टाइम पे आप ब्रेक लेना चाहते हैं, ब्रेक इन सेंस उस पढ़ाई से ब्रेक लेना चाहते हैं, उस कोर्स से ब्रेक लेना चाहते हैं, आप किसी भी कारणवश आप कुछ और कोर्स करना चाहते हैं या फिर आप ब्रेक लेके अपना काम करना चाहते हैं, तो वो आप लोगों को एक टाइम पीरियड मिल जाता है कि भाई हाँ ब्रेक ले लिया, उसके बाद जब आप दोबारा चाहेंगे उस चीज़ को कंटिन्यू करना तो वहीं से आपके क्रेडिट शुरू होंगे। यानी कि आपने देखा होगा कि आपके जो पेपर होते हैं ग्रेजुएशन वगैरह में, तो वहाँ पे क्रेडिट लिखा आता है, तो आपने वो पेपर क्लियर कर लिए तो वो क्रेडिट आपके ट्रांसफर हो गया, वो बैंक में आ गए, तो आप अगर उसको दोबारा ज्वाइन करना चाहोगे उस कोर्स को, डिग्री को, तो आप उसी क्रेडिट के साथ दोबारा कर लोगे, ज्वाइन कर लोगे। या फिर आप अपने इंस्टीट्यूट को छोड़ के दूसरे इंस्टीट्यूट में एनरोल करना चाहते हो तो ये क्रेडिट सिस्टम ही आपको हेल्प करेगा, वहाँ से जो आपने पढ़ाई करी थी, पेपर दिए थे, क्रेडिट लिए थे, वो आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे दूसरे कोर्स में, दूसरे इंस्टीट्यूट में। तो ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ये काम करता है। तो ABC की फुल फॉर्म ये थी। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। हाउ मेनी को पैसेंजर सैटेलाइट्स। आप लोगों को पता है कि जो अपने इसरो है वो बहुत सारी सैटेलाइट्स अब स्पेस में भेजता है, और खासकर आजकल इंटरनेशनल जो स्पेस जो सैटेलाइट्स हैं उनको बहुत स्पेस में भेज रहा है। तो अब यहाँ पे ना एक या दो मेन सैटेलाइट्स होती है, उसके साथ छोटी छोटी और सैटेलाइट्स होती है। तो यही हुआ था एमेजोनिया। एमेजोनिया क्या थी भाई? एमेजोनिया थी ब्राजील की मेन सैटेलाइट थी एमेजोनिया, जिसको इंडिया की इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने डिप्लॉय करा था स्पेस में, और उसके साथ 18 और छोटी स्पेस और सैटेलाइट्स थी। 18 यानी कि टोटल 19 सैटेलाइट यहाँ पे भेजी गई थी सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसरो द्वारा। अब यहाँ पे ये बात भी आप लोगों को थोड़ा सा अमेजिंग फैक्ट लगेगा कि इन 18 में सिर्फ 5 इंडियन सैटेलाइट्स थी और 13 बिलीव मी यूएसए की। अब यूएसए दुनिया को पता है सबसे जो हाईली सोफिस्टिकेटेड, हाईली एडवांस्ड स्पेस रिसर्च सेंटर, या फिर यूं कहें कि जो स्पेस एजेंसी है वो कहाँ है? नासा की। तो यूएस की भी हम यहाँ पे इसरो आज के टाइम पे सैटेलाइट्स डिप्लॉय कर रहा है स्पेस में, तो ये अपने आप में ही अचीवमेंट है इसरो की। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि अपना कॉस्ट एफिशिएंट होते हैं, हाईली सक्सेसफुल रेट है अपना इसरो का। तो इस तरीके से यहाँ पे 5 इंडियन 13 यूएस यहाँ पे सैटेलाइट्स डिप्लॉय करी थी, को पैसेंजर सैटेलाइट्स। ठीक है, तो मेजर आपको याद करना है कि भाई ब्राजील की थी एमेजोनिया, उसके साथ साथ 18 यहाँ पे करे थे किसने? इसरो ने। और कहाँ से होता है ये? सतीश धवन स्पेस सेंटर से होता है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? ये है श्रीहरिकोटा में। क्वेश्चन में ही था, कई बार पूछ लेते हैं कि भाई सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए श्रीहरिकोटा। क्वेश्चन नंबर 6 नाबार्ड के बारे में पूछा गया। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्वेश्चन में ही आपको पता होनी चाहिए, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब ये पूछा गया किस कमेटी द्वारा। आप लोगों को पता है कि ऐसे कोई भी काम होते हैं ना सरकार द्वारा, वो जब होते हैं एक कमेटी बिठाई जाती है, वो रिकमेंड करती है, उससे उसको बोला जाता है कि आप अपना सर्वे करो, अपना काम करो, जो प्रोज एंड कॉन्स देखो, सारी चीज करो, एक तैयार करो कि भाई जरूरत है इस चीज की, नहीं है। तो वो कौन सी कमेटी थी जिसने बोला था कि हाँ भाई नाबार्ड की हमें जरूरत है? तो वो थी बी शिवारमन कमेटी। ऑप्शन नंबर सी, बी शिवारमन कमेटी थी। और ये 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड इस्टेब्लिश करा गया था। और ये था इसको इस्टेब्लिश करने का ना एक्ट होता। अब जब आप लोगों को पता है कि भाई पार्लियामेंट से कुछ भी अगर पास होगा तो वह एक्ट के रूप में पास होगा, सीधी सीधी बात है। अब ये कमेटी बनाई गई थी, तो वो एक्ट के पहले बिल आया, बिल के बाद वो एक्ट बना। तो ये क्या था? ये था नाबार्ड एक्ट ऑफ 1981। ठीक है, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1982 में, एक्ट आ गया था 1981 में, नाबार्ड एक्ट ऑफ 1981, बी शिवारमन कमेटी। ठीक है, नाबार्ड का अगर आपसे पूछा जाए कि हेड ऑफिस कहाँ है, तो सबसे पहले और सबसे सटीक आंसर क्या निकल के आएगा आप लोगों का? मुंबई। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। विच टीम हैज क्लिंच्ड मेडन विजय हजारे ट्रॉफी। अच्छा, विजय हजारे ट्रॉफी है किससे एसोसिएटेड है? क्रिकेट से है भाई। ठीक है, क्रिकेट से विजय हजारे। और विजय हजारे आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई क्या होता है, कौन सा फॉर्मेट होता है। तो आप लोगों को ये तो पता है कि भाई रणजी जो ट्रॉफी होती है वो भी क्रिकेट से ही है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी है। अब रणजी ट्रॉफी होती है मल्टी डेज की, यानी कि जैसे टेस्ट मैच होता है ना अपना 5 दिन का, तो उसी हिसाब से मल्टी डेज यहाँ पे रणजी ट्रॉफी होता है। लिस्ट एक कैटेगरी का होता है, कई दिनों का होता है। अब उसी फॉर्मेट को वनडे के रूप में, सिंगल डे यानी कि 1 डे डोमेस्टिक क्रिकेट,
वनडे डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट क्या नाम है? विजय हजारे ट्रॉफी है। ये 2002-2003 में के सेशन में ये सबसे स्टार्ट हुई थी विजय हजारे ट्रॉफी बीसीसीआई द्वारा, और विजय हजारे इंडिया के बहुत लेजेंडरी क्रिकेटर रहे हैं, उनके नाम पे ये ट्रॉफी स्टार्ट करी गई थी। ठीक है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि विजय हजारे का एक और नाम क्या है, तो ये एक और नाम है वनडे रणजी ट्रॉफी। ठीक है, सिंगल डे रणजी ट्रॉफी या फिर रणजी वनडे ट्रॉफी, इस नाम से भी ये जानी जाती है। अब यहाँ पे 2021-22 का विनर कौन था, यानी कि पास्ट विनर। अब अगला जो होगा वो तो नेक्स्ट विनर होगा। जो अब लेटेस्ट विनर कौन था, यहाँ पे था हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हराया था यहाँ पे। अच्छा, आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन क्या है, सबसे सक्सेसफुल टीम कौन सी है विजय हजारे में? विजय हजारे जो ट्रॉफी है उसमें सबसे सक्सेसफुल टीम कौन सी है, ये आप लोगों को पता करना है और कमेंट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। पद्म विभूषण अवार्ड विनर श्री बिरजू महाराज इज लीडिंग एक्सपोनेंट ऑफ विच क्लासिकल डांस फॉर्म? ठीक है, तो आप लोगों को पता है भाई लगभग इंडिया में 8 क्लासिकल डांस फॉर्म हैं, जिसमें से एक बहुत फेमस है कथक, और कथक के सबसे फेमस कौन है? श्री बिरजू महाराज जी। श्री बिरजू महाराज जी ही कथक को दुनिया भर में प्रसिद्ध किया, मतलब एक इन सेंस उनके द्वारा प्रसिद्धि कथक की प्राप्त हुई बिरजू महाराज जी की, और ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अब अच्छा, कथक कहाँ से एसोसिएटेड है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये है उत्तर प्रदेश का क्लासिकल फॉर्म, एसोसिएटेड विद उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो डांस फॉर्म। और एक और क्वेश्चन जो हमारा था स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ये हमारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे ही, चाहे डांस हो, फेस्टिवल हो, म्यूजिक हो, इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपको हर एग्जाम में, हर DSSB के एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो हर क्लास में हमारा एक डांस, फेस्टिवल या फिर म्यूजिक का क्वेश्चन रहेगा ही। तो आप लोग इसको प्लीज़ क्या तो नोट डाउन कर लेना, या फिर ज़्यादा अच्छा ध्यान दे के फोकस रख के याद जरूर करना इन्हें। क्वेश्चन नंबर 9, विच टीम डिफीटेड इंडियन विमेंस एशिया हॉकी कप? एशिया कप हॉकी, क्रिकेट की बात नहीं है ये, एशिया कप हॉकी की बात है। तो भाई इंडिया को हराया किसने था? देखो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है। क्यों यहाँ पे इंटरेस्टिंग है? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। डिफीटेड, हराया किसने? अगर आप एशिया कप की सिर्फ समरी याद कर ली होती, एशिया कप हॉकी की समरी याद कर ली होती, तो आप देखते कि भाई फर्स्ट पे कौन है? जापान है। सेकंड कौन है, यानी कि फाइनल में जापान ने किसको हराया था? साउथ कोरिया को हराया। थर्ड पे कौन था? इंडिया था। थर्ड पे कौन था? इंडिया था। अब आप देखोगे कि भाई अगर आपने सिर्फ समरी याद करी होती तो आप ये बता ही नहीं सकते थे किसने हराया, क्योंकि इंडिया तो थर्ड प्लेस जीती है। इंडिया ने हराया किसको? चाइना को हराया था, वर्सेस चाइना था। चाइना को थर्ड प्लेस के मैच में हराया था। बट थर्ड प्लेस तभी तो खेलना पड़ा कि जब वो सेमीफाइनल में हार गए थे। सेमीफाइनल में उन्हें हराने वाले थे साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने इंडिया को हराया था। उसके बाद इंडिया ने फिर चाइना को हराया और थर्ड प्लेस लिया। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 के तहत इंडिया की क्या रैंक थी? ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में इंडिया की रैंक थी 66। 109 देशों में 66वें पोजीशन पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग थी। तो ये थे भाई आज के 10 क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो एक बहुत इन्फॉर्मेशनल वीडियो और एक बहुत फास्ट वीडियो आप लोगों के लिए रही होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने क्वेश्चन रिटेन करे होंगे, समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को इस तरीके की वीडियो समझ में आई तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चंस हों तो वो भी आप कमेंट करके बताना। ये मेरी तरफ से एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो थी, ताकि एक अलग एक्सपेक्ट के साथ आप लोगों के साथ चीज़ें कुछ रखी जाएँ। पहले हम ज़्यादा क्वेश्चंस लाते थे वीडियो में, ये सोचा कि शॉर्टर वीडियो बनाई जाए आप लोगों के लिए। चलिए, आप लोगों के जैसे भी सुझाव रहेंगे, फीडबैक जैसा भी रहेगा, उस पर काम करके आप लोगों के लिए और बेटर कंटेंट लाया जाएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। धन्यवाद।